रवीश कुमार का ये ट्वीट, अखिलेश यादव का ये कहना कि उपचुनाव में बीजेपी डीएम ही तो बदल रही है, तो सोचा कि टॉपिक आज ये रखते हैं कि चुनाव से पहले डीएम को क्यों बदला जाता है, राजनीतिक कारण क्या होते हैं, इसकी छोटी सी समझ अपनी जनता को मैं दे दूं। चलिए शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त करूंगा चैनल की मेंबरशिप लीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी को अपग्रेड कर सकूं, ताकि जो मैं कहूं आपके दिमाग में छपे, मतलब एक एडिटर में हायर कर सकूं बस। देखो दोस्त, ये सारी बात क्यों हुई पहले ये देखिए। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत नोएडा के कलेक्टर हैंडल से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। कलेक्टर का नाम था मनीष वर्मा। मनीष वर्मा जी नोएडा के कलेक्टर साहब हैं, इन पे सवाल उठाया गया, बोले कि मैंने नहीं किया, मेरा अकाउंट हैक हो गया, किसी ने बदमाशी की है, ऐसी टिप्पणी की है। जब ये बात वायरल होने लगी, क्योंकि नेता किसी एक के नहीं होते, 5 साल बाद बदल ही जाता है नेता, तो लोग बड़े हैरान हुए कि एक डीएम इस तरह की टिप्पणी कर सकता है। फिर रवीश कुमार ने आड़े हाथ ले लिया। रवीश कुमार ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी भी ट्रोल हो गए हैं, इस भाषा को हासिल करने में नौकरशाही के न जाने कितने साल लगे होंगे, आम आदमी तो हर दिन इस भाषा का सामना करती है और इनकी शालीनता के पर्दे के पीछे वो रह जाता है। अब धीरे धीरे पर्दा हटने लगा है, फर्जी केस में फंसाने की ताकत नौकरशाही को बेलगाम किए जा रही है, बला 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 बला। रवीश कुमार ने भी वो सारी बातें कह दी जो इशारा देने के लिए काफी थी। बतंगड़ बना। इसके बाद खबर मिलती है कि सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर अभद्र टिप्पणी किसने की थी? वो सोहन सिंह, दिल्ली में यूपी भवन में सूचना विभाग का एक व्यक्ति था जो संविदा कर्मचारी था, उसने ये टिप्पणी की थी। समस्या उसकी ये थी। सवाल यहां पर खड़े हो गए कई सारे। डीएम का अकाउंट एक संविदा कर्मचारी, वाह, लोगों को पचा नहीं। डीएम साहब ने कहा कि गिरफ्तारी कर ली गई है, ये बात बहुतों को पची नहीं, बोले हो ही नहीं सकता, क्या है। अब इस बीच में एक मांग उठी। आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक फॉर्मर आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर, उन्होंने बोला डीएम नोएडा के आधिकारिक एक्स हैंडल से कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर, राहुल गांधी पर विवादित पोस्ट के बाद डीएम के एक्स हैंडल को हैक करने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन वो कहते हैं मैं इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाता हूं, संदेहास्पद है, सीबीआई की जांच करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर नहीं होगी, लेकिन ये भी एक चर्चा का विषय है, तो मैंने आपको बता दी। तो कुल मिलाकर के इसके बाद एक पूरा माहौल देश के अंदर बना, डीएम एसडीएम इन सब की बातें होने लगी, अधिकारियों की मनमानी की बातें होने लगी। तो सोचा कि चलो एक टॉपिक बना लेते हैं, मौका मिल गया। देखिए, नौकरशाही राजनीति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसमें कोई भी संशय नहीं। सुना होगा ना कि इलेक्शन से पहले डीएम को बदल दिया, नई सरकार आई उसने डीएम को बदल दिया। अखिलेश यादव ने भी जब पूछा गया कि बीजेपी के ऊपर तगड़ी चल रही है क्या इलेक्शन की तैयारी, अखिलेश में क्या जबरदस्त चल रहा है, वो तैयारी कर रहे हैं, अभी डीएम बदल रहे हैं। तो राजनेता को ही कुछ ऐसे नहीं कह देता है। अब मैं आपको समझाता हूं बहुत ही आसान भाषा में अखिलेश यादव के इस बयान को, रवीश कुमार के उस तंज को, डीएम साहब का अकाउंट हैक को, ये नौकरशाही क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, नहीं है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक ही है या फिर खेल उसको मैनेज करना पड़ता है। समझिए, देखिए, कोई अगर मुझसे पूछे कि डीएम का तबादला क्यों होता है, इलेक्शन कमीशन क्यों कराता है, स्टेट क्यों करता है, डीएम और सीनियर ऑफिसर्स को चुनाव से पहले बदलने का जो प्राइमरी रीजन होता है वो क्या हो सकता है? इलेक्शन इंपार्शियल हो, ट्रांसपेरेंट हो। इस प्रक्रिया का मकसद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रिड्यूस करना, पब्लिक ट्रस्ट को बिल्डअप करना। नए ऑफिसर का कोई लोकल नेक्सस नहीं होता, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसलिए उन्हें अनबायस्ड तरीके से काम करने का स्कोप होता है, इसलिए उनको नई नियुक्ति, नई तैनाती मिल जाती, इसलिए उनको पोस्टिंग दी जाती है, अदला बदली की जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं राजनीतिक के हिसाब से समझूं या समझाऊं तो समझिए, देखिए, डीएम को या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव को, ऑफिसर्स को बदलने के लिए पीछे एक पॉलिटिकल कैलकुलस होता है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक टैक्टिकल मूव होता है, जिससे रूलिंग पार्टी, अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साधते हैं। अब कैसे क्या होता है अभी समझाता हूं मैं आपको। अगर डीएम ऑफिसर का तबादला होता है तो रूलिंग पार्टी का पावर स्ट्रक्चर सिक्योर करना भी एक तरीका होता है। रूलिंग पार्टी को इस मतलब एक बात का बड़ा ही ज्यादा खौफ होता है कि अगर कोई उनका अपना ट्रस्टेड ऑफिसर इलेक्शन के दौरान वहां नहीं होगा तो उनके ग्रास रूट लेवल पर ना वोट मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत बार डीएम या फिर सीनियर ऑफिसर का बदला जाना रूलिंग पार्टी के लिए एक रिस्क होता है, क्योंकि नए ऑफिसर को वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम में इतना डीपली इंबेड कर लेते हैं कि व्यक्ति को देख के ही काम करने की इजाजत मिल जाती है। इसलिए रूलिंग पार्टीज अक्सर अपने जो की डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जब मैं की बोल रहा हूं उसका मतलब यह है जहां कंपटीशन बहुत टाइट रहता है, स्कोप नहीं है, वहां पर ऐसे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जहां वो सरकार का काम समझे और जमीनी लेवल पर उसका एजेंडा फुलफिल कर सके। और जब ये ऐसा होता है तो रूलिंग पार्टी के लिए क्या होता है? रूलिंग पार्टी के लिए एक चैलेंज होता है कि एक नया डीएम या फिर ऑफिसर उनके वोट मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी को डिस्टर्ब ना करे, और अगर नए ऑफिसर को उनके इन्फ्लुएंस से दूर रखा जाता है तो इलेक्शन का रिजल्ट पर इसका असर पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा ये भी समझने वाली बात है कि नया ऑफिसर आया, हमारे मुताबिक काम क्या नहीं किया, पता नहीं। फिर एक होती है अपोजिशन की प्रेशर की टैक्टिक होती है डीएम को बदलवाने में। अपोजिशन के लिए इलेक्शन के पहले सीनियर ऑफिसर को बदलने का एक
की मोटिव होता है। आप बोलेंगे साहब इनका क्या की मोटिव हो जाएगा? रूलिंग पार्टी के सिस्टम को डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब कैसे होता है? कई बार ओपोजिशन डिमांड करता है कि डीएम या फिर जो की ऑफिसर है ना उनको बदला जाए, ताकि रूलिंग पार्टी का जो ग्राउंड लेवल नेटवर्क है ना वो वीकन हो, कमजोर पड़े, सेंध लगे। अब इलेक्शन कमीशन के जरिए ये डिमांड करना ओपोजिशन का एक पॉलिटिकल टैक्टिक होता है। ओपोजिशन इस मूव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है ताकि रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस को कर्व कर सके। यह काउंटर स्ट्रेटजी है जो ग्राउंड लेवल पर पावर डायनेमिक्स को चेंज करने के लिए लगाई जाती है। अच्छा, कुछ लोग तो बोलते हैं कि यार ये जो अदला बदली होती है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन का न्यूट्रलिटी का दिखावा होता है। इलेक्शन कमीशन जब सीनियर ऑफिशियल्स को बदलने का निर्देश देता है तो एक क्या दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए किया जाता है। लाइक कुछ पत्रकार तो ये भी कहते हैं कि भाई साहब ये सब करते हैं ना, ये एक ओपन सीक्रेट है। कई बार ये भी एक पॉलिटिकल गेम का हिस्सा होता है। कोई भी रूलिंग पार्टी इलेक्शन कमीशन पर अपना एक प्रेशर डालने की कोशिश करती है। वैसे इलेक्शन कमीशन प्रेशर नहीं मानता है ऐसा मुझे और आपको लगता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार उनके कई सारे उनके कार्य करने के तरीके पर सवाल उठ चुके हैं। तो ये होता है, प्रेशर रूलिंग पार्टी डालती है तो फेवरेबल जो ऑफिसर होते हैं ना उनको वापस अपॉइंट कर दिया जाता है। और अगर अपोजिशन का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो रूलिंग पार्टी के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन बन जाता है। इलेक्शन कमीशन का अदला बदली वाला जो खेल है ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक चेस बोर्ड की तरह होता है। हर पार्टी चाहती है कि न्यूट्रल ऑफिसर आए, लेकिन साथ ही साथ उनका अपना एक हिडन एजेंडा भी होता है कि उनके लिए फेवरेबल अपॉइंटमेंट्स हो जाएं। लेकिन विपक्ष तो हमेशा इस बात का कहता है कि इलेक्शन कमीशन भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। खैर, ये संस्थाएं हैं, विश्वास बनाने की जरूरत है। वहां ये चीजें दो तरफा होती हैं, एक तरफा वैसे भी नहीं होती। लोकल डायनेमिक्स को तोड़ना, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी डीएम और सीनियर ऑफिसर के जरिए अपने लोकल नेक्सस को स्ट्रेंथन करती है। लेकिन इलेक्शन के पहले जब डीएम को बदला जाता है तो इससे लोकल पावर डायनेमिक्स पूरी तरह से हिल जाता है। कई बार ऑफिसर के साथ ना लोकल नेताओं का भी एक नेक्सस होता है, तो उन्हें इलेक्शन के दौरान वोट बैंक को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर ये ऑफिसर बदल दिए जाते हैं तो ये एक लोकल इक्वेशन रूलिंग पार्टी के लिए एक मेजर सेटबैक बन सकती है और बन जाती है। वही है ना, रूलिंग पार्टी के लिए रॉयल ऑफिसर का ट्रांसफर होना पॉलिटिकल डिजास्टर होता है, क्योंकि उनके ऑफिसर जो नए ऑफिसर हैं आने से उनका जो लोकल इन्फ्लुएंस है वो कमजोर होता है और अपोजिशन को इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का मौका मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा समझिए, एक पब्लिक परसेप्शन और मीडिया नैरेटिव को भी बदलने की बात होती है जब डीएम का अदला बदली होती है। चुनाव से पहले डीएम और ऑफिसर के बदले जाने का एक मेजर जो मीडिया नैरेटिव बनता है, ओपोजिशन इसे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया करती है, ये दिखाने के लिए कि इनकी रूलिंग पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रही है। वही रूलिंग पार्टी इस मूव को इस तरह से प्रोजेक्ट करती है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं था और उन्हें पूरी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना था जो उन्होंने किया। पब्लिक को सिग्नल दिया जाता है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और फेयर होगा, लेकिन इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है जो दोनों तरफ से चलाई जाती है। ये सब जो होता है ना, पब्लिक और मीडिया और पब्लिक परसेप्शन को हैंडल करना पॉलिटिकल पार्टीज का एक मेजर टारगेट होता है। अगर रूलिंग पार्टी का डीएम बदल दिया जाता है तो वो ये कहकर अपने वोटर्स को पेसिफाई करते हैं हमने लॉ का पालन किया। अब ओपोजिशन ये नैरेटिव चलाता है कि हमने रूलिंग पार्टी को एक्सपोज किया। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी एक तरीका होता है। इलेक्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना सबसे जरूरी होता है, लेकिन वहीं ये एक पॉलिटिकल वेपन बन जाता है। रूलिंग पार्टी के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अपने फेवर में मैनिपुलेट करना एक कॉमन टैक्टिक होती है और इसकी वजह से वो ऐसे ऑफिसर को वहां रखना चाहते हैं जो उनके लिए काम करें। जब डीएम या फिर ऑफिसर को बदला जाता है तो अपोजिशन को यह मौका मिलता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का नैरेटिव कंट्रोल कर सकें और रूलिंग पार्टी को लॉनेस के लिए दोष दे सके। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर कोई रूलिंग पार्टी डीएम हटाती है तो उसका क्या एजेंडा होता है, इलेक्शन कमीशन भी करता है तो उसका एजेंडा क्या, और जो आपका अपोजिशन है वो क्या एक एजेंडा बनाने की कोशिश करती है। ये किसी भी सरकार में कहीं पर भी हो, हर जगह यही कंसेप्ट लगता है, इसके अतिरिक्त कोई और कंसेप्ट नहीं लगेगा। वीडियो पसंद आए तो 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए और सुझाव दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।